नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम विनोद रस्तोगी की कहानी बहू की विदा लेकर आए हैं। इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं। जीवन लाल, उनकी पत्नी राजेश्वरी, उनका बेटा रमेश, बहू कमला, प्रमोद जो कमला भाई हैं। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ होता है। प्रमोद अपनी पारिवारिक हैसियत के हिसाब से दहेज देते हैं। जीवनलाल आशा के अनुरूप दहेज न मिलने से चिढ़ा हुआ रहता है। विवाह के बाद पहला सावन आने पर बहू को उसके मायके भेजे जाने पर की एक रस्म होती है। उसी रस्म को पूरी करने के लिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल पहुंचता है, परंतु कमला के ससुर जीवनलाल अपनी बहू को विदा नहीं करना चाहते। जीवनलाल के अनुसार बेटे की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उसकी खातिरदारी नहीं की थी। कम दहेज दिया है, इससे उसके मान पर धब्बा लगा है। अब जब तक दहेज की पूरी रकम अर्थात 5,000 रुपये नहीं चुका देते, तब तक वह कमला को मायके विदा नहीं करेगा। प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करते हैं। विरोध कर और केवल लड़की वाला होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का विरोध करता है। इस पर जीवनलाल उसे अपनी बेटी गौरी के विवाह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वे लड़की वाले हैं, परंतु उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया है। उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी की कि सभी दंग रह जाएं। इसलिए लड़की वाले होते हुए भी उसकी मूंछ ऊंची ही है। इस समय उनका बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल पहुंच गया है और किसी भी समय रमेश अपनी बहन गौरी को लेकर यहाँ पहुंचता ही होगा। प्रमोद उसके बाद अपनी बहन कमला से मिलता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वह वापस आकर अपना घर बेच देगा और दहेज की रकम का जुगाड़ कर लेगा। इस पर कमला अपने भाई को समझाती है कि घर बेचने की बात वह बिल्कुल ना करे, क्योंकि अभी उसकी छोटी बहन विमला के विवाह की जिम्मेदारी भी है उसके सर पर। और यह क्या हुआ यदि वह पहला सावन अपने मायके में न बिताए। यहाँ ससुराल में उसकी सास और ननद गौरी बहुत अच्छी है। गौरी के आने से तो उसे अपनी सखियों की भी कमी नहीं खलती और गौरी के आने से तो उसे अपनी सखियों की भी कमी नहीं खलती। उसी समय कमला की सास राजेश्वरी प्रमोद से कहती हैं कि 5,000 रुपये ले और जीवनलाल को देकर कमला को विदा करा कर ले जाए। प्रमोद पैसे लेने से इनकार कर देता है। उसी समय रमेश बिना अपनी बहन गौरी को विदा किए हुए घर पहुंचता है। गौरी के ससुराल वालों ने कम दहेज का बहाना बनाकर गौरी को विदा करने से मना कर दिया। जीवनलाल को अपनी बेटी के ससुराल वालों को का रवैया अन्यायपूर्ण लगता है। उसे अपनी बेटी के ससुराल वाले लोभी लालची नज़र आते हैं, क्योंकि उसके अनुसार उसने तो अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी गौरी के ससुराल वालों को दे दी थी। दहेज के बावजूद उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने कम दहेज की वजह से उसके भाई के साथ विदा न करके जीवनलाल को अपना अपमान लगता है। इस घटना को देखकर जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह खुशी खुशी अपनी बहू को उसके भाई के साथ विदा कर देते हैं। जीवनलाल दहेज लोभी है, परंतु अब भूल जाता है कि वह जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहा है और उसकी बेटी के साथ वैसा व्यवहार उसके ससुराल वाले भी कर रहे हैं। एकांकी में एक कान की कार ने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने की ही पारिवारिक और मानसिक स्तर पर हित मानकर माना गया है। बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के अभिशाप पर तीखा प्रहार करता है, जिससे उस सबसे अधिक प्रभाव वर्तमान मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से पहले ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने स्वार्थ के अनुसार बेटी के विवाह पर दहेज भी देते हैं। जहां माता पिता दहेज नहीं जुटा पाते, वहां बेटियां प्रताड़ित हो जाती हैं और यातनाएं सहती हैं। ससुराल वाले ये भूल जाते हैं कि
उनकी भी पुत्री के साथ ससुराल वाले ऐसा ही अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। एकांकी का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और बेटे और बेटी को बालों को एक दूसरे की पीड़ा समझें। इस प्रकार एकांकीकार ने दहेज मुक्त समाज का निर्माण का संदेश दिया है। बहू की विदा शीर्षक सटीक और सार्थक है, क्योंकि वह एक सामाजिक कुरीति को दर्शाता है जिसे समय रहते दूर नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम हमारे समाज को खोखला बना देगा। बहू की विदा एकांकी में दहेज के लालची जीवनलाल अपने पुत्र रमेश की पत्नी को उसके मायके सावन पर नहीं भेजते हैं, इसलिए वह पूरे दहेज नहीं लाई थी। वह बहू के भाई प्रमोद के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर जबकि उसकी बेटी के ससुराल वाले भी उसी प्रकार की मांग करते हैं। वह अपने किए पर लज्जित होकर बहू की विदा करने को तैयार हो जाता है। कहानी के शीर्षक की इस बात पर संकेत मिलता है कि कहानी के घटना चक्र का संबंध जीवनलाल के बेटे की बहू और उसकी पुत्री की विदा से है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो और आप लोग इससे थोड़ा भी प्रेरित हुए हैं तो प्लीज़ इस दहेज के अभिशाप के लिए एक लाइक बनता है। धन्यवाद।